हामिद मिर्जा, एक बताइए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को आइसोलेट कर रही है, ये जो भी कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तान में क्या भावना है? और आप पाकिस्तान के संपादक हैं, पाकिस्तान के जियो टीवी के, तो एक संपादक के रूप में आप कैसा देखते हैं ये जो भी कुछ चल रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आइसोलेट कर रही है पाकिस्तान को, क्या कहना है? ये आपका व्यू है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को आइसोलेट कर रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में रशिया और पाकिस्तान आर्मी की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ईरान और पाकिस्तान आर्मी की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ये ठीक है, सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं हो रही, इंडिया और बांग्लादेश उसमें नहीं आ रहे थे। लेकिन आप देखें, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सार्क स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती की बात करता है। आजकल तुर्की के साथ उसकी दोस्ती चल रही है। पहले पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती करता रहा, अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा, अब अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ होगी। तो ये तो आप कह सकते हैं कि अब अमेरिका जो है वो इंडिया के ज्यादा करीब है। लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का फोकस है वो हमेशा से चाइना रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो इस वक्त सिचुएशन है, मुझे ये लग रहा है कि मुझे आपकी भाषा की समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मैं तो अमन की आशा वाला हूँ, जंग की भाषा वाला नहीं हूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मैं जंग की भाषा में बात करने का हामी नहीं हूँ और इंडिया के साथ मैं लड़ाई या जंग के हक में नहीं हूँ। और जो लोग इस किस्म का माहौल पैदा करते हैं या जिनकी वजह से जंग का माहौल पैदा होता है, उनके खिलाफ हम दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। ये लोग इंडिया के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। अब जो पाकिस्तान की सरकार का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी पॉलिसी है, जरूरी नहीं कि सारे पाकिस्तान के लोग उससे सहमत हों। उसका सबूत यह है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज जो हैं, एक पार्टी के सरबराह इमरान खान लाहौर में आज बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। इस वक्त वो उधर पहुंच चुके हैं, उधर 25-30 हजार लोग इकट्ठे हैं। दूसरी अपोजिशन पार्टी कराची के इलाके लियारी में अपनी बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग कर रही है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। इमरान खान का फोकस नवाज शरीफ की पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो जो डोमेस्टिक हर पार्टी अपोजिशन पार्टी जो है वो जो अपोजिशन करती है वैसी अपोजिशन चल रही है। पीपल्स पार्टी का भी इशू इंडिया नहीं है, पीपल्स पार्टी का इशू भी इंटरनल मैटर्स हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स जो है उसमें इंडिया इज नॉट एन इशू। और मीडिया में या सोशल मीडिया में आपको कुछ नजर आएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इंडिया को सबक सिखा दो, लेकिन मैं समझता हूं कि जंग का ना इंडिया को फायदा है ना पाकिस्तान को फायदा है। हाँ, कश्मीर की वजह से कुछ टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है हमारे दरमियान, तो उसको बातचीत के जरिए डिस्कस करना चाहिए। अब देखें, हमने कल ये सुना था कि शायद इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स को बैन कर दिया गया। तो इसके बावजूद यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इंडियन फिल्में भी देख रहे हैं। ओम पुरी साहब कल मुझे बता रहे थे, ओम पुरी जो इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, कि वो एक पाकिस्तानी फिल्म में काम कर रहे हैं और वो फिल्म की शूटिंग के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आप जरूर आइए, यहाँ पे हम आपको फूलों के हार पहनाएंगे, आपके साथ टीवी के प्रोग्राम करेंगे, आपकी दावतें करेंगे। तो हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। अब अगर इंडियन मीडिया ने जो है इसको बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक को, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा लोग तो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे हैं टीवी पे, और बाकी पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन पार्टीज की पब्लिक मीटिंग्स में मसरूफ है। हाँ, आज नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है इंडिया में बात हुई हो, उसका मुझे नहीं पता। आर्मी चीफ जो है वो लाहौर गैरिजन में ट्रूप्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ कि वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन नजर आती है और वॉर हिस्टीरिया है, वैसा पाकिस्तान में नहीं है। हमें ये बराबर है। एक बात बताइए कि आपने अभी कहा कि जो फोकस है वो फोकस बदल रहा है और चाइना की ओर पाकिस्तान जा रहा है। एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका ये पाकिस्तान चलाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अब बदल चुका है, और अगर बदल हुआ है तो क्या बदल हुआ है? हाँ, ये एक जमाने में लोग कहते थे और उस वक्त हम लोग इसको क्रिटिसाइज करते थे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये अमेरिका के गिर्द क्यों घूमती है। तो अब बहुत अच्छी बात है, हम इस पर बहुत खुश हैं कि अमेरिका से हमारी आहिस्ता आहिस्ता जान छूट रही है। और मैं इस पर खुश नहीं हूँ कि अमेरिका जो है वो इंडिया के करीब हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जिसके साथ जुड़ता है फिर उसका फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि
इंडिया का नुकसान हो। लेकिन आप हिस्ट्री देख लें और हिस्ट्री को सामने रख के आप खुद ही फैसला कर लें कि अमेरिका जो है वो जिसके साथ जुड़ता है तो उसमें उसका फायदा ज्यादा होता है। तो हम ये समझते हैं कि हमीद जी वो अगर इंडिया हमीद जी मुझे एक बात बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है और सब कुछ ऐसा ही चल रहा है माहौल, तो आप लोग टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं वगैरह वगैरह आप कह रहे थे। अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आपने 5 अक्टूबर को बुलाया है, वो किस लिए? अगर ये बात इतनी सीरियस नहीं है तो उसकी वजह क्या है? जो है जो नेक्स्ट वेडनेसडे को होना है वो पहले से बुलाया हुआ था। अच्छा, उसका ताल्लुक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं है। और उसकी देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से पाकिस्तान में ज्यादा बात इसलिए नहीं हो रही कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हमें पता है सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। अब वैसे ही होती है जैसे पिछले साल इंडियन आर्मी ने म्यांमार में की थी अल्फा मिलिटेंट्स के खिलाफ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर भी इन्वॉल्व थे। हेलीकॉप्टर में इंडियन ट्रूप्स जो है वो उतरे, बॉर्डर क्रॉस करके गए, उन्होंने अपना ऑपरेशन किया, वापस आ गए। उसकी फिल्म भी बनी, उसकी तस्वीरें भी थी। इसके अलावा हमें पता है कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हेलीकॉप्टर में बैठ के अफगानिस्तान से आए, उन्होंने उसको मारा, उसकी डेड बॉडी साथ ले गए, उसकी फिल्म बनाई, उसकी तस्वीरें भी मौजूद थी, सबको पता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कल सुबह, तो अब उसका कोई नाम निशान या कोई सबूत तो हमें नहीं है। अगर उसका कोई वीडियो फिल्म आ जाए या तस्वीरें वगैरह आ जाए तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान की मीडिया पे कुछ शोर पड़ेगा। लेकिन अगर उसका कोई सबूत ही नहीं है कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक का, अब उसमें कहा जा रहा है कि बहुत से मिलिटेंट्स मारे गए, तो अगर मारे गए तो उनकी किसी की डेड बॉडी हमें नजर आनी चाहिए, लेकिन हमें तो वो नजर नहीं आ रही। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने देखा कि हमारे 2 फौजी जवान जो हैं वो मारे गए। तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस LOC फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, उसमें कुछ लोग हमारे मारे गए, कुछ उधर से मारे गए होंगे। एक आपका फौजी जो है जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से है और उसका नाम है बाबूलाल चौहान, राष्ट्रीय राइफल्स का जवान, वो गिरफ्तार हो गया, वो कल पकड़ा गया, ये खबर है। टोटल हमारे पास कि एक इंडियन आर्मी का जवान जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से है वो पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया, वो हमारी कस्टडी में है। तो ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है कि उस पर पाकिस्तान की मीडिया में कोई गर्मा गर्मी हो। दैट्स व्हाई सारे लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो उतने सीरियस नहीं है जितने कि लोग कहते हैं, ऐसा आपने कहा। एक बात मुझे बताइए, अब ही आप बात कर रहे थे पीपल टू पीपल कनेक्ट की, और वो बात तो हिंदुस्तान में, भारत में भी वही बात होती है। भारत हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ पीपल टू पीपल कनेक्ट ये कितना ज़रूरी है ये दोनों भी देश कहते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी भी है। बात ऐसी है कि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, लेकिन उसी वक्त ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का हब बन चुका है, केंद्र बिंदु बन चुका है, कैपिटल बन चुका है। ये सब जो एक ही समय, ये दोनों भी चीज़ें शुरू है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट की बातें भी होती है और आतंकवाद का केंद्र बिंदु भी पाकिस्तान हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी जो भी कुछ भूमिका है, जो भी कुछ पॉलिसी है, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, ये तो अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जो भी कह रहे हैं ये आपका एक परसेप्शन है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी 3 महीने पहले इंडियन नेवी का एक सिटिंग ऑफिसर जो कि इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, वो पाकिस्तान से गिरफ्तार हो गया। और फिर उसने अपना जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया वो यही था कि वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए ईरान के रास्ते से दाखिल हुआ था, लेकिन वो गिरफ्तार हो गया। इसी तरह अभी आप देखिए कि पाकिस्तान में एक वांटेड टेररिस्ट है, उसका नाम है ब्रह्मदास बुख्ती, और वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। और स्विस गवर्नमेंट ने उसको नेशनैलिटी देने से इनकार कर दिया, उसको प्रेशराइज किया कि आप स्विट्जरलैंड से निकल जाए। तो उसने इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट उसको नेशनैलिटी देने के लिए तैयार नजर आती है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप ये सोचेंगे कि यार इंडिया जो है वो कहता है कि टेररिज्म बहुत बुरी चीज है, लेकिन खुद टेररिस्ट पाकिस्तान में भेजता भी है, और पाकिस्तान से जो टेररिस्ट भाग गए हैं वो उनको इंडियन नेशनैलिटी देने के लिए भी तैयार है। अब मुझे पता है आप दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे, आप हाफिज सईद की बात करेंगे, आप ज़कीर रहमान लखवी की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये सब लोग इंडिया के दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। पाकिस्तान के सारे लोग जो हैं वो अगर इनके साथ होते हैं
तो ये लोग इधर छुपते ना फिरते। अब हाफिज सईद है या जकीर रहमान लखवी है, उनके बारे में आपके कुछ इल्जामात हैं। मैंने अपने तौर पे बतौर एक जर्नलिस्ट के मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया कि इनके खिलाफ मुंबई अटैक्स के बाद पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं उसमें कोई चीज साबित क्यों नहीं हो रही। तो मैंने फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनसे जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया ने भिजवाई थी, जो एविडेंस इंडिया ने भिजवाई थी, मैंने उस तक एक्सेस किया और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि मसला क्या है। तो एक बड़ा अजीबोगरीब मुझे प्रॉब्लम का पता चला कि वो जो इंडिया ने जो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस दिया वो सारा हिंदी में है, और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और कोर्ट्स हैं उनको हिंदी में उनको समझ नहीं आ रही, और वो कभी हिंदी समझने वाले लोगों को बुलाते हैं, कभी वो आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो अब अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बताए और वो सारी जो एविडेंस है उसको इंग्लिश में या उर्दू में ट्रांसलेट करके दे, तो फिर देन मैं इस पोजीशन में हूं एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि ये जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इनके खिलाफ जो एविडेंस आया है ये आप उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप कोर्ट्स में इसको परसू कीजिए। लेकिन आपको पता है कि जो लॉयर्स होते हैं उसने फीस लिया होता है और वो फीस को जस्टिफाई करता है। तो जो ये जो जिन लोगों पे आपका इल्जाम है हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी, तो इनके खिलाफ इसलिए कोई चीज जो अभी तक प्रूव नहीं हो पा रही कि जब भी कोर्ट की हेयरिंग होती है तो हिंदी में सारी एविडेंस होती है और किसी को समझ नहीं आती और कोर्ट अगली डेट डाल देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, हमीद जी आगे बढ़ेंगे। बराबर। हमीद जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी एक लेखिका है पाकिस्तानी डॉक्टर आयशा सिद्दीका, तो उनका उनकी एक बुक है, किताब है मिलिट्री इनकॉर्पोरेट, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी किताब का मैंने मराठी में ट्रांसलेशन भी किया है, मराठी में भाषांतर किया है मैंने, पाकिस्तान लश्करी सत्ते से अर्थरंग। तो उस किताब में जो कहा गया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, तो वीकनेस ये है कि आर्मी पावरफुल है और डेमोक्रेसी जो है वो वीक है। इसलिए ये जो भी कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के लोग अलग कहते हैं लेकिन आर्मी कुछ अलग कहती है, डेमोक्रेटिक लीडर्स को अलग अलग कहते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? और इस वजह से पाकिस्तान की हानि होती है। भारत की बात ऐसी है कि ठीक है, भारत और पाकिस्तान में किसका गलत किसका बराबर, ये तो अपना अपना परसेप्शन और पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसे कि भारत में डेमोक्रेसी है, तो इसका जो लाभ है जो भारत को होता है, शायद पाकिस्तान में उसका अभाव है। ऐसा हम लोग सोचते हैं। हमीद जी, आपका कहना क्या है? ये आपने बहुत ही अच्छी बात की। आपने डॉक्टर आयशा सिद्दीका की किताब का रेफरेंस दिया, मैंने वो किताब पढ़ी है। बल्कि जब वो किताब लिख रही थी वो उस वक्त मुझे पता था वो क्या कर रही हैं, और वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। अच्छा। अब आपने जो बात की है तो उसका जवाब ये है भाई मेरे, कि मैं कहता हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी रही है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं रही, तो आप कभी मौका मिले तो डॉक्टर आयशा सिद्दीका को अपने प्रोग्राम में टेलीफोन पे ले लें या उनको बुला लें, बिल्कुल, और उनसे ये बात पूछिएगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं स्टेबल और इतनी मजबूत क्यों नहीं है। तो वो भी आपको यही बताएंगी कि इसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान में बेसिस की जरूरत पड़ती थी, जब कोल्ड वॉर का जमाना था, उसकी सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई चल रही थी, उसको पाकिस्तान में बेसिस चाहिए थे, तो अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी करके पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको हटवाया। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनको कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल में ब्रिटिश इंटेलिजेंस मुलव्वस थी, और उसके बाद फिर जनरल अयूब खान जो है उसने मार्शल लगा दिया 1958 में, और उसने जैसे ही डेमोक्रेसी खत्म की और पहला काम उसने ये किया कि अमेरिका को पाकिस्तान में बेसिस दिए, और ताकि वो वहां से रशिया की जासूसी कर सके। और उसके बाद आप देख लें कि फिर जनरल याह्या खान की जो गवर्नमेंट थी वो भी अमेरिका के लिए काम कर रही थी। उसने अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करवाए, याह्या खान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी। फिर जनरल ज़िया-उल हक की जो मिलिट्री गवर्नमेंट आई, उसने भी अमेरिका की नौकरी की। अफगानिस्तान में जो वॉर थी उसमें पाकिस्तान को शामिल किया, पाकिस्तान उसमें प्रॉक्सी वॉर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। फिर परवेज मुशर्रफ आया तो उसने भी अमेरिका को अपने बेसिस दिए। तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की फौज को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी। तो आप ये देखिए हिस्ट्री,
जब भी पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट आई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर दिए, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होने के लिए तैयार था। जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो अमेरिका पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करता है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अमेरिका के हक में नहीं है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो कभी अपने मिलिट्री बेसिस किसी फॉरेन पावर को नहीं देगा। इसलिए अमेरिका कभी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसको पसंद नहीं करता। इसलिए अमेरिका ने जुल्फकार अली भुट्टो को मिलिट्री और मुल्ला के साथ मिलकर फांसी पे लटका दिया। और जब से जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया है तब से पाकिस्तान में ये फंडामेंटल बिल्कुल हमीद जी, आई गॉट योर पॉइंट, यस आई गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल ये सही है। प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू डॉक्टर आयशा सिद्दीका आल्सो। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बात ऐसी है कि तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उसमें चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? देखें, इस वक्त तो मुझे ये लगता है कि एक ही बड़ा इशू है और वो है कश्मीर का मसला। अब उसमें मसला जो है ये जंग के जरिए तो कभी हल नहीं हो सकता। तो आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, आप 2 करें 3 करें, फिर भी ये मसला तो हल नहीं होगा। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाए या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। ये एक इंडिया में गलत परसेप्शन है कि पाकिस्तान में ज्यादा जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जरूरी है कि आप लोग आगे पाकिस्तान के लोगों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीरी जो हैं उनका प्रॉब्लम खत्म कर दिए जाए और वो सड़कों पे निकले हैं, वो आजादी मांगते हैं तो उनका प्लेबिसाइड करवा दें। जरूरी नहीं वो पाकिस्तान के साथ आए, आप उनको थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना उनको इंडिपेंडेंट रहने दें। तो जिस तरह हम कश्मीरियों पर जुल्म की मुखालफत करते हैं, इसी तरह हम फलस्तीन की भी बात करते हैं, इसी तरह हम ईस्ट तैमूर की भी बात करते हैं। तो ये मसला जो है ये बातचीत से हल हो सकता है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है तो ये आपकी राय है, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। तो अगर आपने कश्मीरियों को अपने साथ रखना है तो फिर उनको खुश रखिए। अगर वो खुश नहीं है तो सड़कों पे आते हैं, उनके जो यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। तो बिल्कुल हमीद जी बहुत शुक्रिया। जो भी कुछ बातें आपने ये रखी यहाँ, ये वो बातें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बातचीत और संवाद यही इस लोकशाही का आत्मा है और संवाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जंग या वॉर ये कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है।